नमस्कार। भारत के भूगोल की इस सीरीज के अंतर्गत विस्तृत क्लास के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस क्लास भी करते जा रहे हैं। अर्थात भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने अब तक जो भी अध्याय करा दिए हैं उन सभी अध्यायों से बनने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल हैं तथा उन अध्यायों से जो सवाल अब तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इस प्रैक्टिस क्लास में सम्मिलित किया है। अर्थात यदि आप प्रैक्टिस क्लास को सही तरीके से धैर्यपूर्वक संपूर्णता के साथ देख लेते हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं, तो आपके आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भूगोल से बनने वाला कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। आप उसे सही करके आएंगे, बशर्ते कि आप विस्तृत क्लासेस और उसके साथ साथ उससे संबंधित जो ये प्रैक्टिस क्लासेस हम कराते जा रहे हैं आप संपूर्णता के साथ देख लें और उसका अध्ययन कर लें। आज की जो क्लास है ये प्रैक्टिस क्लास की 8वीं क्लास है। इसमें हमने भारत की नदियों से उन सभी प्रश्नों को संकलित किया है, शामिल किया है जो अब तक विभिन्न परीक्षाओं में नदियों से सवाल आ चुके हैं। अर्थात आज के जो प्रैक्टिस क्लास है जिसमें हमने 25 प्रश्नों को संकलित किया है, ये सभी 25 के 25 सवाल वे सवाल हैं जो कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सवालों का संकलन है। मेरे साथ साथ सही तरीके से धैर्यपूर्वक संपूर्णता के साथ अध्ययन करिए। आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ज्वारनद मुख से क्या तात्पर्य है? ज्वारनद मुख का तात्पर्य होता है कि वे नदियां जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, वो सभी ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। किस तरीके से? जैसे कि ये पश्चिमी तट है हमारा और ये अरब सागर है। प्रायद्वीपीय भारत का जो उच्चावच है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का जो उच्चावच है वो कुछ इस तरीके से है। ये अरब सागर और अरब सागर के बाद एक समतल मैदान मिलता है जिसे पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के बाद ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये सह्याद्री है और सह्याद्री का जो पश्चिमी ढाल है, पश्चिमी ढाल वो बहुत तीव्र है, इस तरीके से है, और उसका जो पूर्वी ढाल है वो कुछ इस तरीके से, मतलब कम ढलान पर है। उसके बाद एक समतल मैदान मिलता है जिसे पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं और उसके बाद पुनः बंगाल की खाड़ी। इस तरीके से उच्चावच है। अर्थात भारत को हम इस तरीके से कर दें तो भारत का उच्चावच प्रायद्वीपीय भारत का इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है ना? तो जो नदियां सह्याद्री के, इसे सह्याद्री कहा जाता है, ठीक है ना, अर्थात ये जो ऊंचाई है इसे सह्याद्री कहा जाता है। इस सह्याद्री के पूर्वी ढाल से जो नदियां निकलेंगे वो पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए और बंगाल की खाड़ी में आकर के अपना मुहाना बनाएंगे। परंतु जो नदियां सह्याद्री के पश्चिमी ढाल से निकलेंगे वो नदियां इस तीव्र ढाल के साथ होते हुए और पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवाहित होते हुए और अरब सागर में अपना मुहाना बनाएंगे। ठीक है? तो जो नदियां पूर्वी ढाल से निकलती हैं वो इधर का ढलान आप देख पा रहे होंगे कम है और उसके बाद यहाँ पर समतल मैदान मिलता है जिसे पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, जब यहाँ पर ये नदियां आती हैं तो इनका वेग इतना कम हो चुका होता है, अर्थात गति इतनी कम हो चुकी होती है कि ये वाला क्षेत्र जो कम ढलान पर है और उसके बाद यहाँ पर समतल मैदान है तो नदियों का वेग बहुत कम हो जाता है, जिससे अपने ही द्वारा लाए गए अवसादों से ये अपना रास्ता ब्लॉक कर देती हैं तथा इस मुहाने पर आकर के ये नदियां कई धाराओं में बढ़ जाती हैं, जिससे समुद्र के इस मुहाने पे डेल्टा का निर्माण होता है। अर्थात प्रायद्वीपीय नदियां, वो प्रायद्वीपीय नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं वे सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे कि महानदी डेल्टा, नीचे गोदावरी डेल्टा, गोदावरी के नीचे कृष्णा डेल्टा, कृष्णा के नीचे कावेरी डेल्टा। अर्थात ये तमाम नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं वे सभी के सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। परंतु जो नदियां सह्याद्री के पश्चिम से निकल रही हैं और वो
इस तट में, इस पश्चिमी मैदान में प्रवाहित होते हुए और अरब सागर में मुहाना बनाती है। तो यहाँ पर तीव्र ढाल होने के कारण ये नदियाँ बहुत तेजी से समुद्र में अंदर तक प्रवेश करती हैं। तो पश्चिमी घाट की ये जो नदियाँ हैं सह्याद्री से निकलने वाले, जब ये समुद्र में जिस स्थान पर मिलती हैं, यहाँ पर डेल्टा नहीं बनता है, यहाँ पर एस्चुअरी बनता है। यहाँ पर एस्चुअरी का निर्माण होता है। इसी एस्चुअरी को कहा जाता है ज्वार नद मुख। अर्थात वे नदियाँ जो अरब सागर में सह्याद्री से निकल करके अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, अर्थात वे नदियाँ जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और महानदी। इसमें से कृष्णा, गोदावरी और महानदी बंगाल खाड़ी में गिरी, तो ये सभी नदियाँ किसका निर्माण करेंगे? डेल्टा का। लेकिन नर्मदा नदी जो है, इसमें जो नर्मदा नदी है ये है नर्मदा नदी। नर्मदा जो है ये अमरकंटक से निकल करके बिंदु श्रेणी में और अमरकंटक से निकल करके और यहाँ खंभात की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी में भड़ौच के पास, यहाँ पर भड़ौच है, भड़ौच के पास अपना मुहाना बनाती है और इस वजह से नर्मदा जो है ये अपनी ही भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, उसका ढालन काफी तेज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। सही आंसर होगा नर्मदा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं हुआ है? ऑप्शन है महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी और चेनाब। ठीक है ना, मैंने अभी बताया था कि महानदी का उद्गम, ये देखिए दंडकारण्य के पठार से यहाँ से होता है महानदी का उद्गम। इसके अलावा रावी नदी का उद्गम जो होता है ये हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम होता है, जो कि आगे चल करके किसमें? सतलज में मिल जाती है। कहाँ पे? पंजाब के कपूरथला में सतलज में मिल जाती है। तो रावी का उद्गम भी कहाँ से हो रहा है? हिमाचल प्रदेश। चेनाब नदी का उद्गम, चेनाब नदी ये भी हिमाचल प्रदेश से ही होता है। चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है। बारालाचा दर्रे से, इसी के ऊपर है बारालाचा दर्रा, तो बारालाचा दर्रे से चेनाब नदी का उद्गम होता है। सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम हुआ है, आप देखेंगे ये जो नदी है इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ये नदी है इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, जो कि तिब्बत में यहाँ से ये मानसरोवर है, यहाँ पर कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र लगता है, तो यहाँ मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। मानसरोवर जो कि कहाँ पर है? तिब्बत में है। तो इन नदियों में से ब्रह्मपुत्र जो है इसका उद्गम भारतीय क्षेत्र से ना होकर के तिब्बत से होता है। ठीक है ना। अगला सवाल है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत अर्थात जो विंध्य श्रेणी के नीचे का भारत है, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी देखते हैं कौन सी है। ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। ठीक है ना। तो इनमें से दक्षिण भारत के या प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका कारण यही है कि गोदावरी की तुलना उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली गंगा से की जाती है। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है तथा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। यही कारण है कि गोदावरी को गंगा से, कि गोदावरी और गंगा की तुलना की जाती है लंबाई की वजह से। ठीक है ना। तो गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये अगला सवाल है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ है? अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों जो नदियां हैं ये दोनों मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं। गंगा नदी का कहीं से उद्गम नहीं होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। आइए देखते हैं किस तरीके से होता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस पॉइंट पे, ठीक है ना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है, नाम है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर के दोनों किनारों से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में आकर के आपस में मिलती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं। ठीक है ना। तो जब ये दोनों नदियां आपस में यहाँ पर मिलती हैं, उसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है ना। मंदाकिनी और पिंडार नदी इसी में आकर के मिलती हैं, अलकनंदा में ही। इसके अलावा एक ग्लेशियर है यहाँ पे उत्तराखंड में ही, नाम है गंगोत्री। इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। और गंगोत्री से एक नदी निकलती है, नाम है
भागीरथी। और भागीरथी नदी जो है ये अलकनंदा में देवप्रयाग में आकर के मिलती है। अलकनंदा में देवप्रयाग में आकर के मिलती है। और इसी देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलती हैं तो इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। और इस तरीके से प्रवाहित होते हुए और ये मैदानी भागों में, हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अर्थात भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। ठीक है ना। तो सही आंसर होगा कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। अगला सवाल है कि चंबल नदी किन राज्यों में होकर प्रवाहित होती है? चंबल नदी किन राज्यों में होकर प्रवाहित होती है? चंबल नदी जो है ये मालवा के पठार से निकलती है। मालवा के पठार पर प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है चंबल नदी। चंबल नदी मालवा के पठार से निकल करके, और मालवा का पठार में मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है। मध्य प्रदेश के मऊ से निकल करके ये मालवा के पठार को वहाँ पर अवनालिका अपर्दन का ये निर्माण करती है। अर्थात मालवा के पठार को पूरा काट छाट देती है और उसके बाद से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान के बाद ये पुनः उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के इटावा में आकर के ये यमुना से मिल जाती है। ठीक है ना। अर्थात ये यमुना की सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की ये वो नदी है जो जाकर के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यमुना में मिलती है। ठीक है ना। तो इसका प्रवाह मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हो रहा है, उसके अलावा ये राजस्थान में और उसके अलावा फिर उत्तर प्रदेश में। तो आइए ऑप्शन के सबसे देखते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो बिहार में नहीं जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा मध्य प्रदेश से निकल रही है, राजस्थान में प्रवाहित हो रही है, उत्तर प्रदेश में जाकर के इसका अंत हो जाता है, यमुना मिल जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात तो है ही नहीं। ठीक है ना। अगला सवाल है, तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगला सवाल है कि रिहंद बांध किस नदी, किस सहायक नदी पर बनाया गया है? रिहंद बांध, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को जो विद्युत मिलता है वो रिहंद बांध से मिलता है। रिहंद बांध का जो पिछला हिस्सा है वहां पर एक जलाशय का निर्माण होता है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है वह गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो इसी बांध के पिछला वाला हिस्सा कहलाता है, जहां पर पानी, बांध बना करके जहां पानी रोका जाता है वहां पर एक जलाशय का निर्माण होता है और यह भारत की सबसे बड़े जलाशय का निर्माण करता है यह बांध। ठीक है ना। नर्मदा ये मालवा का पठार है और मालवा के पठार से एक नदी निकल करके और जाकर के सीधे गंगा में मिलती है, नाम है सोन नदी। इसी सोन नदी में छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकल करके और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जाकर के सोन में मिल जाती है। इस नदी का नाम है रिहंद नदी और इसी रिहंद नदी पर यहां पर बनाया गया है रिहंद बांध, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ठीक है ना। और इसी रिहंद बांध के जो इसका पिछला हिस्सा होगा, ये चूंकि यहाँ पर जलाशय का निर्माण हो जाएगा और इसी को कहा जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है ना। तो सही आंसर होगा रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? चंबल, यमुना, सोन, पेरियार। तो सोन की सहायक नदी है रिहंद नदी और इसी पर बनाया गया है रिहंद बांध। अगला सवाल है कि सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? सूरत गुजरात का एक प्रमुख शहर है। ठीक है ना। ये जो नदी है ये ताप्ती नदी है। इस नदी का नाम है ताप्ती। इसी ताप्ती नदी के मुहाने पे, यहाँ पे खंबात की खाड़ी में जाकर के मुहाना बनाती है इस जगह पे, और यहाँ पर है सूरत। ठीक है ना। तो ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है सूरत। सही आंसर होगा सूरत किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ताप्ती नदी के। ठीक है ना। अगला है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? गुवाहाटी असम का एक प्रमुख शहर है और असम का एक प्रमुख शहर जो कि यहाँ पर स्थित है। और ये जो नदी है यहाँ से निकल रही है मानसरोवर से, ब्रह्मपुत्र है और ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसी नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है गुवाहाटी। ठीक है ना। तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तीस्ता, हुगली, ब्रह्मपुत्र और सोन। सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना। अगला सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है?
ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है वहाँ से लेकर के और जहाँ पर इसका अंत होता है वहाँ तक इसके कई सारे नाम बदलते हैं। आइए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकल रही है वहाँ से लेकर के ये भारत के उत्तर में हिमालय के समानांतर ये तिब्बत के पठार में प्रवाहित होती है और तिब्बत के पठार में इसको सांगपो कहा जाता है। तिब्बत के पठार में इसे सांगपो कहा जाता है। उसके बाद ये दिहांग गार्ज से धुरिया जगह का नाम है साहिया। साहिया से भारत में प्रवेश करती है और साहिया से जब भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर ये गार्ज का एक निर्माण करती है, नाम है दिहांग गार्ज। और अरुणाचल प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र है इस क्षेत्र में इसका नाम होता है दिहांग। इस क्षेत्र में इसका नाम होता है दिहांग। जब ये मैदानी भाग में आती है तो असम में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसके बाद ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। भारत में जिस स्थान से ये दक्षिण की ओर मुड़ करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है उस जगह का नाम है धुबरी, अर्थात धुबरी से ये दक्षिण की ओर मुड़ करके और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ से लेकर के अर्थात भारत के धुबरी से लेकर के और ये गंगा नदी है, यह है गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। यहाँ पर इसका नाम है पद्मा। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही थी तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। इसका नाम होता है जमुना। तो जमुना और पद्मा दोनों नदियाँ बांग्लादेश में एक स्थान पर मिलती हैं, नाम है ग्वालंदो। ग्वालंदो में ये दोनों नदियाँ जमुना और पद्मा आपस में मिलती हैं। तो जमुना और पद्मा की जो संयुक्त धारा है ये वाली, ये पद्मा ही कहलाती है। इसका नाम है पद्मा। इसी पद्मा में मणिपुर से एक नदी आकर के इसमें मिलती है, इसका नाम है मेघना नदी। इसी को बराक नदी भी कहा जाता है। तो बराक नदी अर्थात मेघना नदी पद्मा में मिलती है और तब इस नदी का नाम हो जाता है यहाँ पे मेघना। तब इस नदी का नाम हो जाता है मेघना और इसी मेघना के नाम से यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है ना। तो इसके कितने सारे नाम हो गए? सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, पद्मा और मेघना। ये तमाम नाम जो है ब्रह्मपुत्र नदी के हैं। ठीक है ना। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही इस नदी का नाम क्या हो गया था? दिहांग। ठीक है ना। सही आंसर है दिवांग, दिहांग, धनसिरी, सुवानसिरी। सही आंसर होगा दिहांग। दिवांग, धनसिरी और सुवानसिरी अरुणाचल प्रदेश में ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिवांग, धनसिरी और सुवानसिरी। अगला सवाल है कि भारतीय मरुस्थल की एक प्रमुख नदी है। भारतीय मरुस्थल की, भारत का मरुस्थल जो है ये अरावली के पश्चिमी हिस्से को कहते हैं। अरावली के पश्चिमी हिस्से को। अरावली के पश्चिम से एक नदी निकल करके कच्छ के रण में यहाँ पर समाप्त हो जाती है, नाम है लूनी नदी। और यही जो होगी भारतीय मरुस्थल की एक प्रमुख नदी होगी। सही आंसर होगा लूनी नदी। अगला सवाल है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक में ही त्र्यंबक गांव है एक और यहीं से निकलती है गोदावरी। यहीं से निकलती है गोदावरी। तो नासिक जो है मुख्यतः गोदावरी के किनारे स्थित है। सही आंसर होगा गोदावरी। अगला सवाल है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी। यहाँ एक स्थान है शेषनाग झील और बैरीनाग झील। यहीं से एक नदी निकलती है और निकल करके एक झील का निर्माण करती है, बुलर झील का। और बुलर झील से आगे बढ़ते हुए यहाँ भारत और पाकिस्तान की सीमा पर आती है और आगे जाकर के ये नदी झेलम में चिनाब में मिल जाती है। इस नदी का नाम है झेलम नदी। ठीक है ना। इसी झेलम के किनारे यहाँ पर स्थित है श्रीनगर। तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है, जो कि कश्मीर की राजधानी भी है। अगला सवाल है कि कावेरी जल का भागीदारी, इनके बीच एक विवाद है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कावेरी नदी का जो है, कावेरी नदी का जो प्रवाह होता है, कावेरी नदी का प्रवाह दो राज्यों में होता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये कावेरी नदी है तो ऊपर वाला हिस्सा ये कर्नाटक में है और ये
तमिलनाडु। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी का प्रवाह होता है। लेकिन कावेरी नदी का जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो 5 राज्यों में बनता है। कावेरी नदी का जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो 5 राज्यों में बनेगा। आइए देखते हैं किन किन राज्यों में। जल संग्रहण क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि एक मुख्य नदी से जो नदियां आकर के मिलती हैं, जो सहायक नदियां उसकी आकर के मिलती हैं, उसे उस नदी का उस पूरे क्षेत्र को जहां जहां से नदियां आकर उसमें मिल रही हैं उस पूरे क्षेत्र को उस नदी का अपवाह तंत्र या जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो कावेरी नदी का जो जल संग्रहण अपवाह तंत्र प्रवाह तंत्र कितना बनता है, यानी कि जिसमें वो नदी प्रवाहित हो रही है मुख्य नदी, तो वो 2 ही राज्यों में जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित हो रही है। लेकिन इसका जो अपवाह तंत्र बन रहा है वो उसमें बनता है, राज्य देखते हैं पहले कर्नाटक के बाद इसका अपवाह तंत्र बनता है तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु। इसके अलावा केरल के अलावा आंध्र प्रदेश और इसके अलावा तेलंगाना। तो ये जो 5 राज्य हैं ये कावेरी नदी का अपवाह तंत्र है। इन 5 राज्यों में कावेरी नदी का अपवाह तंत्र बनता है, ठीक है ना। अर्थात कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं इन सभी क्षेत्रों से कावेरी नदी में वो अपना जल लेकर के आती हैं। तो इन 5 राज्यों में ही कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद इन्हीं 5 राज्यों में से है। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं क्या दिया हुआ है। कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच एक विवाद है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कर्नाटक और कर्नाटक महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से तमिलनाडु कर्नाटक, क्योंकि मुख्यतः प्रवाह जो इसका हो रहा है वो तमिलनाडु में ही होता है। तो इस वजह से सवाल के हिसाब से सही आंसर होगा कर्नाटक तमिलनाडु। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तलछट किसे कहा जाता है। नदियां अपने तल को लगातार काटती रहती हैं तथा वो किनारों को भी काटती हैं, तल को भी काटती हैं और किनारों को भी काटती हैं। अर्थात नदियां अपने साथ में अवसाद लेकर के आती हैं, जिसे काप निक्षेप कहा जाता है। इसी काप निक्षेप को तलछट कहा जाता है। तल मतलब तल, छट मतलब छांटना, अर्थात तल को छांटना। और जैसे जैसे वो तल को छांटती रहती हैं वो जो अवसाद है, जो मलबा है, वो आगे बढ़ाती रहती हैं और उससे वो आगे चल करके एक मैदान का निर्माण कर देती हैं। एक नए मैदान का वहां पर निर्माण होता है। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण जो हुआ है गंगा के द्वारा लाए गए काप निक्षेपों से ही उत्तर भारत के मैदान का निर्माण होता है। तो भारत में वैसे सभी नदियां तलछट होती हैं, सभी नदियां अपने तल को काटती हैं, लेकिन अगर हम भारत की दृष्टि से बात करें तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना, तो इसमें गंगा और यमुना ये दोनों नदियां तलछट के हिसाब से, अर्थात इसी से गंगा यमुना का दोआब का निर्माण होता है, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण होता है। लेकिन इन सभी नदियों में सबसे अधिक अर्थात सबसे प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए तो गंगा जो है उत्तर भारत के मैदान का निर्माण करती है, अर्थात तलछट के आधार पर अगर देखा जाए तो गंगा इसमें प्रमुख नदी के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। तो सही आंसर है गंगा। अगला सवाल है तेल किसकी सहायक नदी है। ये महानदी है और महानदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है तेल, ठीक है ना। तो महानदी की सहायक नदी, इसका सही आंसर होगा महानदी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी। सही आंसर होगा कावेरी। अगला सवाल है कि गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। गरसोप्पा जलप्रपात को, यह भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात तो भी उड़ीसा में ही है, वो भी उड़ीसा में ही है, लेकिन ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है ना। ऊंचा और ऊंचाई पर स्थित से तात्पर्य है कि जलप्रपात जो है ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में जो ढलान होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो नदियां यहां से प्रवाहित होती हैं और एकदम से आकर के यहां पर 90 डिग्री पे गिरती हैं। तो ये जो नीचे गिर रही हैं यहां पर एक झरने जैसा आकार बन जाता है, इसी को कहा जाता है जलप्रपात। तो जो गरसोप्पा जलप्रपात है ये इस आधार पे, अर्थात इस लंबाई के आधार पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है,
ठीक है ना। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। जो गढ़सोप्पा जलप्रपात, ये महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है। किस नदी पर? शरावती नदी पर। यह है शरावती नदी पर। सही आंसर है शरावती नदी। अगला सवाल है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध, ठीक है ना। उड़ीसा को बाढ़ से बचाने के लिए हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था। अर्थात ये दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य के पठार पर जब वर्षा होती थी तो इस महानदी के सहारे उड़ीसा के इस निचले क्षेत्र में आकर के जमा हो जाता था, जिससे उड़ीसा में बाढ़ आ जाती थी। तो उड़ीसा को बाढ़ से बचाने के लिए महानदी पर कुछ बांध बना दिए गए, जिसे हीराकुंड परियोजना कहा जाता है। तो हीराकुंड बांध जो है यहाँ पर बनाया गया, किस नदी पर? महानदी पर, ठीक है ना। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता था इस बांध के बनने से पहले। तो सही आंसर होगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कावेरी और पेरियार। सही आंसर होगा महानदी पर बनाया गया है। अगला सवाल है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सरदार सरोवर, ऑप्शन है ताप्ती, माही, चंबल और नर्मदा। इसका सही आंसर है नर्मदा, ठीक है ना। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर गुजरात में यहां पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि गुजरात का जो वो क्षेत्र जहां पर वर्षा नहीं होता है, अर्थात जो कच्छ का क्षेत्र है, अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहां पर नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाना। इसके अलावा राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, जहां पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर सरदार सरोवर बांध की वजह से गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्र में और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बांध बनाया गया। नाम है सरदार सरोवर परियोजना या सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे? गुजरात में। सही आंसर होगा नर्मदा। अगला सवाल है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है और ये नेपाल से निकलती है। नेपाल से इस तरीके से निकल करके बिहार में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए गंगा में आकर के मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब ये नदी ऊपर नेपाल में होती है तब इसे दो नामों से जाना जाता है। नेपाल में इसके दो नाम हैं। एक तो इसका नाम है शालिग्राम, एक नाम है शालिग्राम और दूसरा नाम है इसका नारायणी। शालिग्राम एक पत्थर होता है। हिंदू धर्म के अनुसार शालिग्राम की पूजा की जाती है, ठाकुर जी के रूप में की जाती है, ठीक है ना। एक काले रंग का पत्थर होता है जिसके ऊपर सफेद रंग की धारियां होती हैं। ये मुख्यतः इसी नदी में पाया जाता है और मुख्यतः नेपाल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यही कारण है कि इसे शालिग्राम भी कहा जाता है। शालिग्राम जो है ये नारायण अर्थात विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। यही कारण है कि इस नदी को नारायणी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? विष्णुप्रिया, शिवनंदिनी, नारायणी और बूढ़ी गंडक। सही आंसर होगा नारायणी। अगला सवाल, किस नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? काफी आसान सवाल है, गंगा। सही आंसर होगा गंगा। अगला है कि भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? खुला नाला, तो इसका सीधा संबंध होगा प्रदूषण से। इसमें जो यमुना नदी है यह हरियाणा और दिल्ली में काफी प्रदूषित हो जाती है। सही आंसर होगा यमुना। अगला सवाल है कि कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? ठीक है ना। तो गंगा और यमुना का जो ये दोआब है, ये मुख्यतः यहाँ पर बहुत सारी नदियों का एक जाल बन जाता है। अर्थात गंगा नदी तंत्र जो है एक बहुत बड़े क्षेत्र को, अर्थात गंगा नदी का अपवाह तंत्र भी भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जल संग्रहण क्षेत्र भी इसी का सबसे बड़ा हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र है एक बहुत बड़े कृषि जो योग्य भूमि है उसको लाभ पहुंचाता है। सही आंसर होगा गंगा। सही आंसर होगा गंगा। अगला है कि सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सलाल बांध, ठीक है ना। सलाल और इसके साथ साथ एक और है, सलाल और दुल्हस्ती। सलाल और दुल्हस्ती बांध जो है चेनाब नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। सही आंसर होगा सलाल और दुल्हस्ती दोनों चेनाब नदी पर बनाया गया है। अगला है कि गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है, ठीक है ना। प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक
राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण किया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण किया गया है, और वह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का निर्माण किया गया है, जो कि किस नदी पर किया गया है? गंगा और हुगली, गंगा और हुगली। गंगा को पश्चिम बंगाल में, गंगा को पश्चिम बंगाल में भागीरथी भी कहा जाता है, तो इसी वजह से नाम रखा गया है कि गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली, ठीक है ना। इसी में विकसित किया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो सही आंसर होगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वही है गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या को 1 है, ठीक है। ये रहा है आपके वो 25 सवाल जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं। आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत हद तक संभावना होती है कि क्वेश्चन रिपीट किए जाएं। यदि क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं तो नदियों से ये सवाल रिपीट किए जाएंगे, ठीक है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे नोट भी कर लिया करें हमारे साथ साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।